बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटा, जैसे कि आपको याद है कि हम बॉन्ड की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज की जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हमारा तीसरा बॉन्ड है जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको एक आधी एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्ट्रेट करवा दूं। ये क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय द वन एटम टू वन बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये क्या कहता है? मैं आगे इसमें फॉर एग्जांपल कह दिया है, तो मैं ये आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये वाला अपने स्ट्रेट अंडरलाइन कर लेनी है कि द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये बनता है कब? व्हेन टू एटम इज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। दरअसल इसका ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि आपको ज़रा समझाने से पहले क्लियर करवा सकूँ बात। बाकी आगे जाके आपको, मुझे उम्मीद है, मैं बात क्लियर करवाने में कामयाब हो जाऊँगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इस बनता है, फॉर्म्ड बन जाता है, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के दरमियान में। कब? व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक जो शेयर है किसका बेटा, वो शेयर करे किसका? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, एक बंदा एक एटम उसे डोनेट करे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, एक बॉन्डेड एटम अपना जो पेयर है वो किसी को अगर डोनेट करता है तो हम इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आप इसको, इसके अलावा भी एक लाइन में यहाँ पे स्टेट करवा देता हूँ कि अगर आप लिखना चाहें तो एक अच्छी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द बिटवीन टू एटम, सॉरी दोबारा लिखिएगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय द शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in which one atom is donate and second are accept that electron। सही है, ये आपकी स्टेटमेंट है, आप इसे बी कंसीडर कर सकते हैं। बुक वाली करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा बेटे, अब मैं आपको ये जो ऊपर पूरी कहानी इन्होंने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, ये मैं आगे एक डायग्राम में ये जो बोर्ड बन रहा है यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। बेटा देखो, आपका ये जो बी है इससे तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक दो तीन। अब बी को टोटल तौर पे आठ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 3A का मेंबर है जी, इसे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, टोटल इसको 8 चाहिए थे। तो अब इसने फ्लोरीन से ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने मुकम्मल तौर पे शेयर कर चुका है फ्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल? गिनते हैं। देखें, एक ब्रोमीन का यहाँ पे, सॉरी बोरॉन का यहाँ पे बी का, और एक फ्लोरीन का, दो, आगे जी 3 4 5 6 टोटल कितने चाहिए होते हैं? 8। तो अब ये कंप्लीट नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास अपने ज़ाती तौर पे शेयर करने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। यानी कि पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिया है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी क्या कर चुका है? शेयर कर चुका है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी कर चुका है, शेयर कर चुका है। यानी कि बी के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे बेचारे के पास, ये 3 के 3 शेयर कर चुका है। शेयर करने के बावजूद इसके पास 8 नहीं हुए, और हमारा रूल क्या था कि 8 होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अब ये अपना रूल जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया। तो जब अपना रूल फुलफिल नहीं कर पाया, इस चैप्टर में हमने स्टार्ट ये किया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो बेटा ये अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन 3 इसके पास थे, ये तीनों को शेयर कर चुका है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास 8 नहीं हुए, क्योंकि 8 होंगे तो इसका ऑक्टर में शेल कंप्लीट होगा। ये ऑक्टेक रूल को कंप्लीट करेगा। अगर ये ऑक्टेक रूल का नहीं पता तो अब ये फर्स्ट लेक्चर जाके छठे चैप्टर कर लें, आपको समझ लग जाएगी कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि किसी भी आइटम के स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेक होना कंप्लीट होना जरूरी है, और ऑक्टेक तब कंप्लीट होता है जब उसके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम एटम को स्टेबल मानते हैं, या हम ये कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन तक इसके शेल में आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस बी के पास बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी और को से अपने इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन इसके पास खुद देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा, लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं सका। अब ये अमोनिया है ना बेटा जी, ये नाइट्रोजन,
ये जो N है नाइट्रोजन का N, इसके पास देखो 3 तो ये हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर बना चुका होता है इलेक्ट्रॉन, एक देखो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, तो इसके 8 पूरे हो गए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ये कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, 6 पूरे हो चुके हैं। अब इसका ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे फारग है, इसके पास देने को कुछ नहीं और इसके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन का कोई काम मौजूद नहीं। अगर इस तरह के 2 एटम कभी आमने सामने आ गए तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो इसको इसकी तरफ को कर देगा, इसको डोनेट नहीं करेगा मुकम्मल तौर पे। हम इसे कहते तो डोनर ही है, लेकिन ये डोनेट करने का मतलब होता है किसी को 100% दे देना, तो ये 100% नहीं देता। ये क्या करता है कि ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का ये इस बी के करीब कर देता है, दरमियान में कर देता है, जिस तरह शेयर किया जाता है। तो अब ये वाला अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर देगा किसके पास, बी के पास। एन किसके पास कर देगा, बी के पास। अब होगा क्या मेरा बच्चा, देखो हम इसे डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि शेयर मुकम्मल तौर पे इसलिए नहीं कहते कि बी के पास कुछ है नहीं, करेगा लोन पेयर ही शेयर, लेकिन ये अपना लोन पेयर पहले देगा। तो ये हो गया डोनर एन जो है, और बी क्या हो गया, एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखें जी, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज डोनर और ये एक्सेप्टर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास इस तरह, और हम इस बॉन्ड को एरो हेड से शो करते हैं। ये इसका बॉन्ड है, ये जो एरो बना हुआ है ये इसके बॉन्ड को कर रहा है और हम इस स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम इसे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाटर की एग्जाम्पल दी गई है कि देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 तो इसके पास फारग बैठे हुए हैं, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 4 ये हैं, और एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक हाइड्रोजन का, 2 यहाँ पे 6 हो गए, एक ऑक्सीजन का ये और एक हाइड्रोजन का ये, कितने हो गए, 8 हो गए, 8 पूरे हैं। इस हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा। ये H पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 चाहिए होते हैं। टोटल तौर पे हाइड्रोजन को क्या चाहिए होते हैं, 2। हमने ये पढ़ा था कि कुछ एटम ऐसे जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डुप्लेट को फॉलो करते हैं। अगर आपको यहाँ पे जाके कोई बात मुश्किल लग रही है ऑक्टेट और डुप्लेट वाली, किसको 2 चाहिए किसको 1 चाहिए, तो आप छठे का पहला लेक्चर लें तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि हमने इनके ऊपर क्या चीज़ें डिस्कस की थी। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इस बेचारे के पास शेयर करने को कुछ है ही नहीं है कि 2 चाहिए थे, एक इसके पास होता है और वो एक भी क्या कर चुका बेचारा, अपना किसी को दे आया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं है और इसे 2 चाहिए। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास ये फालतू पड़े हुए हैं, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इस हाइड्रोजन के साथ बच्चा क्या कर लेगा, ये देखें, ये यहाँ से अपने लोन पे कोई एरो दिखाया गया, यहाँ पे भेज देगा। अब यहाँ पे जब भेजेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में आ जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को एरो हेड वाले एरो से शो करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये डोनर है क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। तो टोटल तौर पे इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे आपको ये मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह जिस तरह आपने ये वाटर से इसका रिएक्शन करवाया, इस तरह ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह ये आपने किसी एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ये बेटे आपका था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये अमोनिया है, इस तरह ये अपना लोन पर हाइड्रोजन को दे सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा, जो चीज़ें आपको और देखनी है। अब ये वाला जो हिस्सा है इस पैराग्राफ का, ये तो अब रीड आउट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल ही जो हम डिस्कस कर रहे थे। और इन दोनों के दरमियान में ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको नोट करनी है, वाटर डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विद द हाइड्रोजन। वाटर की एग्जांपल वो डिस्कस कर रहा है। आइन टू गिव द H3O पॉजिटिव, ऑल द 3 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इक्वल स्टेटस। तीनों के क्या हैं, इक्वल स्टेटस है। लिहाजा एवरी बॉन्ड जो, अब तीनों का बॉन्ड जो है वो एक जैसे हो गए हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड है। अब इसमें जो एवरी बॉन्ड है सारों के स्टेटस एक जैसे हैं। तीनों एक जैसे होने के बाद क्या होगा कि एवरी बॉन्ड में 33% कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का करैक्टर मौजूद है और 66% क्या है, कोवैलेंट करैक्टर मौजूद है। ये बात समझ आ गई? ये लाइन एक MCQs के लिए याद रखिएगा। हाइड्रोनियम आयन में 33% कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का करैक्टर होता है और 66% क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का करैक्टर मौजूद होता है। एनी प्रॉब्लम? इसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। एनी हाइड्रोनियम आयन
कोई प्रॉब्लम हो बेटा? यहाँ से ये बात एक आपने अपने जहन में रखनी है। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसे दी गई हैं। अब इंशाल्लाह हम कल जो है वो आपकी ये लिमिटेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं अभी लिमिटेशंस को थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिमिटेशन क्या है। लेवस कंसेप्ट, यानी कि ये जो हमने अभी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो हमने ये तीनों बॉन्ड पढ़े। तो अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये बॉन्ड्स की में कमी क्या है, डाउनफॉल क्या है, कि क्या खराबी थी, तो अब उनको बात करते हैं। तो कहते हैं क्लासिक लेवस जो मॉडल है डज एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है दैट हाउ एटम आर बॉन्डेड टू वन एन अदर। यानी कि आपने देखा है, हमने जहाँ जितने भी पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि एटम बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं। तो हमने लेवस कहता है कि इसके अंदर लेवस ने सिर्फ ये बताया है, सिर्फ ये बताया कि एटम किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। इट आल्सो टेल हाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम, और उसने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से शेयर होता है। यानी कि इसने दो बातें बताई हैं कि बॉन्ड बनता किस तरह से और इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर होता है। यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। अब कहता है कि ये दो चीज़ें तो इसने बता दी हैं, ठीक है। इसके पहले तो सिग्निफिकेंस बताता है, ये दो चीज़ें बताई हैं। लिमिटेशंस देखिएगा, are these explanation just enough to diversified word molecule and how it electron avoid to each other inspect their repulsion? कहता है कि अब इसमें ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस तरह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी कि वो बॉन्ड तो बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से क्या करना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था, लेकिन वो रिपेल नहीं कर रहा है। तो कहता है अब इस चीज़ को देखते हुए एक और प्रॉब्लम थी। अब ये सबसे अहम प्रॉब्लम देखिएगा कि वी लेवस मॉडल कैन नॉट बी सीन द शेप ऑफ मालिक्यूल। यहाँ पे ये बात पक्की कर लें जी, ये चीज़ एक तो ये कर लें। बल्कि आप लिमिटेशंस अगर आपने याद करनी है तो मेरा बच्चा सबसे पहले आप ये याद करें कि ये जो है यहाँ से कि शेप ऑफ मालिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब कहते हैं एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी कंपाउंड की, वो उसकी फिजिकल स्टेट सॉरी शेप पे डिपेंड करती है। यानी कि किसी का जो शेप कैसी है ये चीज़ आपको बताती है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अब ये जो आपका लेवस कंसेप्ट था ये इसकी शेप को क्या करता है, डिस्कस ही नहीं करता। तो जब शेप को डिस्कस नहीं करता तो बेटा इसके बारे में हम अच्छी तरह से बता नहीं सकते। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर होता है कि यहाँ पे ये क्या करता था, शेप नहीं बताता था। सही है जी, लेवस कंसेप्ट ने बॉन्ड बनाने का तरीका अगर बता दिया, शेप नहीं बताया। आगे देखते हैं, कहता है कि एक अच्छा मॉडल कौन सा होता है। अब वो अच्छे मॉडल की कुछ क्वालिटीज़ आपको बताने लगा है कि अ ट्रू मॉडल शुड बी एबल टू जस्टिफाई द मॉलिक्यूल शेप एंड ज्योमेट्री। कहता है कि कौन सा मॉडल होना चाहिए जो मॉलिक्यूल की शेप भी बता सकता हो, ज्योमेट्री भी बता सकता हो, बॉन्ड पोलैरिटीज़ कि बॉन्ड कितना पोलर है। कहता है वो एक अच्छा बॉन्ड है हमारे पास, हम उसे अच्छा मानते हैं जो बॉन्ड पोलैरिटीज़ बता सकता, और ये बॉन्ड पोलैरिटी भी नहीं बता सकता था। फिर रहता है बॉन्ड डिस्टेंस, कहते हैं ये बॉन्ड डिस्टेंस बता सकता है, एंड वेरियस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एडवाइस बाय द टेक्निक। ये कहते हैं ये वाली जिसके अंदर फीचर्स पाए जाएंगे ये वाले, तो वो क्या होगा, एक अच्छा मॉडल होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो लेवस का मॉडल है वो अच्छा मॉडल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेवस का मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है, लिमिटेशंस क्या है, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ से लेके ये शेप का मसला और लास्ट में ये पैराग्राफ। तो बेटा अब इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए तीन थ्योरीज आई थी। एक को वेस्पर कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, वीबीटी। एक को एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।